नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप चांद पर हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब दूर के नहीं, चंदा मामा टूर के हैं। चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया है। वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत के बाद बड़ी सफलता हासिल कर ली है। हिंदुस्तान की तकदीर तय हो गई है। अगली सदी में हिंदुस्तान सिर उठाकर चलेगा। ये 1446 दिनों के वैज्ञानिक तपस्या का ही नतीजा है। पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर करेंगे विश्लेषण। एक 140 करोड़ तालियां जब गूंजती हैं तो ब्रह्मांड तक गूंजती हैं। इन तालियों की आवाज चांद तक पहुंच गई। तालियों के साथ तिरंगा भी लग गया। आज हिंदुस्तान की तकदीर तय हो गई। अगली सदी में हिंदुस्तान सिर उठाकर चलेगा। अब उसे कंधे झुकाकर चलने की जरूरत नहीं है। Chandrayaan 2, that was a work of many years back, and the learning that we got from Chandrayaan 2 of our unsuccessful attempt to soft land has really helped us in perfecting the methodology, and also to have large number of experiments tests to prove the process of landing, and it has paid dividends today. And we had a very soft landing, and it actually achieved most of the nominal conditions for the landing, including the velocity of touchdown. In fact, I didn't get it exactly. Possibly my team will be able to tell them. The velocity was far less than 2 meters per second. It actually gives us a lot of confidence that the health of the craft will be very good. And we'll be able to continue with the experiments, including the Pragyan rover coming out and then doing all the experiments. तालियों की गड़गड़ाहट प्रमाण है भारत के विश्व गुरु बनने की। यह प्रमाण है हिंदुस्तान के सही समय शुरू होने की। यह प्रमाण है कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। यह प्रमाण है हमारी विज्ञान शक्ति का। यह प्रमाण है हमारे वैज्ञानिकों के संकल्प शक्ति का। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। ये 1446 दिनों के वैज्ञानिक तपस्या का नतीजा है। 7 सितंबर 2019 को जहां से फेल हुए थे, 23 अगस्त 2023 को वहीं से सफल हो गए। चांद पर भारत ने तिरंगा लहरा दिया। चांद पर भारत का अशोक चिन्ह छप गया। चांद पर इसरो के निशान हमेशा हमेशा के लिए छप गए हैं। ये भावनाओं का ज्वार है कि ठीक 1446 दिन पहले इसरो के कमांड सेंटर में ऐसे ही आंसू थे। मायूस और दुखी इसरो के डॉक्टर के सिवन को गले लगाकर हौसला बंधा रहे थे। आज इसरो का हर एक वैज्ञानिक गौरवान्वित है और पूरे देश के वैज्ञानिकों को गर्व है। जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। सोचिए, पिछले 60 साल में देश कहां से कहां तक पहुंच गया। साइकिल से चांद तक की यात्रा बहुत गौरवान्वित महसूस करवाती है।
इस बात पर कौन यकीन करेगा जब दुनिया चांद तक अपने स्पेसक्राफ्ट भेज चुकी थी तो कभी हमारे रॉकेट साइकिल पर ले जाए जाते थे। 1963 के केरल के थुम्बा गांव की यह तस्वीर है। भारत की स्पेस यात्रा की आइकॉनिक फोटो है। यहां से यात्रा शुरू हुई और अब चांद के उस हिस्से तक चली गई है जहां आज तक कोई नहीं उतर पाया। हमने साउथ पोल फतह कर दिया है और तिरंगा शान से लहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चांद पर हिंदुस्तान यानी कि चंद्रयान 3 का अगर जिक्र किया जाए, सफल लैंडिंग होने के साथ ही साथ विश्व के पटल पर एक नया इतिहास जो है वो हिंदुस्तान की ओर से रच दिया गया। अब इसी पर यानी कि अगर हम बात करें प्रज्ञान रोवर की जो उतर चुका है विक्रम लैंडर से अलग होने के बाद, अब नए एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उसकी ओर से किए जाएंगे। उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं हिंदुस्तान की, न केवल हिंदुस्तान की बल्कि विश्व की भी। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं, सीधा उनका तारुफ करवा देता हूं। कृति जैन जी हमारे साथ हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक। कृति जी बहुत स्वागत आपका। संजना नायक हमारे साथ हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। संजना जी आपका स्वागत है। दीपक शर्मा जी हमारे साथ हैं, खगोलविद हैं। दीपक जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कृति जी आप ही से कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। प्रज्ञान रोवर का अगर जिक्र किया जाए तो वो उतर चुका है चंद्रमा की सतह पर और एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर देगा। तो क्या कुछ स्थितियां अब निकलकर सामने आने लगी हैं कि प्रज्ञान रोवर जो है वो किस तरीके का एक्सपेरिमेंट करेगा, किस तरीके की उम्मीदें हैं? जी धन्यवाद हेमंत जी। पहले तो बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि इसरो और इंडिया ने इतना बड़ा इतिहास रचा है जो कि अब हम कहीं पर भी पहले ऐसा इंडिया एक कंट्री हुआ जो साउथ पोल पे लैंड किया जिसने। अब रोवर जिस तरीके से बाहर आ चुका है, तो रोवर की जो फाइंडिंग्स हैं जो हमने डिसाइड करी है, जो इसरो ने डिसाइड करी है कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा, जैसे कि उसके साथ 2 इंस्ट्रूमेंट भेजे गए। वो इंस्ट्रूमेंट्स उस समय पे सबसे पहले तो वो ये देखेंगे कि वहां मून की सतह पर प्लाज्मा की स्टडी करेंगे। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम रंभा है जी। उसी तरीके से हमने एक अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भेजा है जो कि फिर से यही देखेगा कि हम एक्सरे से किस तरीके से जो हमारा चंद्रमा है उसकी सतह किस प्रकार बनी हुई है, इसके बारे में हम जानेंगे। और भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि अभी ये 14 दिनों के, जो कि एक लूनर डे कहलाता है, 14 अर्थ डेज के हिसाब से, वो वहां पे जाके रोवर अपने एक्सपेरिमेंट्स करेगा और उसके बाद वो डेटा हमें भेजेगा यहाँ इसरो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होगी और इससे हमें बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जिसको हम कई समय से ढूंढना चाह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत दरअसल हिंदुस्तान की ओर से की गई कि चंद्रमा पर पानी है और पानी के बाद फिर और ज्यादा एक्यूरेसिटी जो है वो बड़ी है, विश्व की बड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी भारत जो है वो ये सब करने में कामयाब हुआ। दीपक जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हम किसी और देश को लेकर ये जिक्र करना नहीं चाहते कि वो वहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान सबसे पहले यानी कि साउथ पोल पर सबसे पहले हिंदुस्तान पहुंचा है। क्या नासा के पास सारी चीजें नहीं थी जो हिंदुस्तान के पास हैं? क्या था उनके पास जो उनके पास क्या नहीं था जो हिंदुस्तान के पास है? दीपक जी देखिए हेमंत जी, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं कि जब ये कहना अपोलो 1 से लेके 17 तक इन्होंने चांद का मतलब अपना प्रोग्राम रखा जी, ये बहुत कॉस्टली था और कॉस्टली होने की वजह से इन्हें बंद करना पड़ा। इन्होंने डिसाइड किया कि बहुत ज्यादा महंगा बैठ रहा है, इसलिए हम इसे बंद कर देते हैं। हाँ। और महंगा होने और भारत ने सबसे सस्ता कर दिया। यही अंतर है नासा में और भारत में। और इसका नतीजा ये है कि नासा अब चंद्रयान 4 जो जाने वाला है जाएगा, हाँ। उसमें उनके पेलोड लेके जाएगा, उनके उपकरण लेके जाएगा, यूरोपियन कंट्रीज के और अमेरिकन का पेलोड जाएंगे उसमें, ताकि वो वहां पर काम कर सके। तो वो अपना यान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो भारत के चंद्रयान 3 को ही इस्तेमाल कर रहे हैं जी। ठीक, दीपक जी लौटूंगा। हमारे साथ संजना नायक जी भी हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। संजना जी, किस तरीके से थोड़े से कम जो सरल शब्द हैं उन सरल शब्दों में हमारे दर्शकों तक बात पहुंचे कि क्योंकि वो 14 दिन और वहां पर 1 दिन, चांद का 1 दिन और धरती के 14 दिन तक वो किस तरीके से सरवाइव करने वाला है प्रज्ञान रोवर का अगर हम जिक्र करें, क्या ऐसी स्थिति भी बनने वाली है कि ये जो टाइम है थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, बढ़ जाए, ऐसी भी स्थिति होगी? संजना जी जी नमस्ते सबसे पहले, और सभी भारतवर्ष और जी
ये सबसे हमारी कामयाबी पाने के लिए। जो कि आपका सवाल है, जी हाँ, इसे हम एक लूनर डे बोलते हैं, जैसे चंद्र का दिवस वो एक दिन का चांद के लिए, बट हमारे लिए वे 14 दिन है जी। ठीक है। वहां पर जो 14 दिन के लिए जो सोलर पैनल्स जो हमारे लगा रखे हैं रोवर में, वो सोलर पैनल्स में वो सनलाइट के वजह से सरवाइव करेगा, और 14 दिन के लिए वो सारा डाटा जो भी वहाँ के मिट्टी है वहाँ के हमारे चंद्रमा की जी, उसके सैंपल को एनालाइज करेगा, जो कि मैम कृति मैम ने बताया है कि 2 इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। हाँ। जिसमें वो लेजर टेक्नोलॉजी और एक्सरे से सैंपल को देखेगा कि क्या इसमें ऐसे तत्व मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद है जो हमारे काम से आ सके, ताकि आगे के कोई भी, मान लीजिए कोई और हमें स्पेस क्राफ्ट भेजना हो, हम चंद्रमा में ही अपना स्पेस क्राफ्ट भेज के वहीं पर ही फ्यूल को बनाकर आगे के हम ग्रह में भेज सकते हैं। समझ रहे हैं आपकी, हमारे लिए फ्यूल बच जाए। दूसरी बात ये कि जैसे ही 14 दिन खत्म हो जाएंगे तो हमारा रोवर ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो सूर्य की प्रकाश जब तक वहां पर आएगी तब तक वह काम कर सकेगा 500 मीटर के लैंडर के दरिये में। जब वो सूर्य की प्रकाश चला जाएगा तब उसका रोवर का काम खत्म हो जाएगा, वो वहीं पर ही रहेंगे। बस अभी हम ये कह नहीं सकते कि शायद आगे आने के टाइम पे उनमें ऐसी चीजें हो कि वो अपने आप क्योंकि ऑटोनॉमसली वो काम कर रहा है। अब यहाँ से कंट्रोल नहीं हो रहा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन वहां से हमारे पास आती रहेगी। तो ये हो सकता है कि आगे वो दोबारा काम कर सके, पर फिलहाल के लिए ये 14 दिन के लिए उसे डिजाइन किया गया है। जी, लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या 14 दिन के लिए जो डिजाइन किया गया, ऐसी कोई संभावनाएं हैं कि क्या वो एक्सटेंड कर जाए, ऐसी कोई स्थितियां बन सकती हैं वहां? मेरा सवाल ये। जी, स्थितियां बन सकती हैं कि अगर मैं वही बता रही हूँ कि जब वो 14 दिन का काम कंप्लीट हो जाएगा, उनमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे एडवांस हमने दे रखे हैं कि वो शायद आगे जाकर सरवाइव कर सके, तो ये है संभावना हमारी। ठीक है। सुमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। सुमित जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने एक कहानी का जिक्र किया जो अमूमन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चंदा मामा दूर के और को लेकर उन्होंने जिक्र किया, लेकिन अब उन्होंने इस कहानी को थोड़ा सा बदल दिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मिथक टूटेंगे, कई रहस्य से पर्दा उठेगा, चंदा मामा अब दूर के नहीं, चंदा मामा अब टूर के हो गए हैं। ये जिक्र उनकी ओर से किया गया। क्या वाकई जो पहली सीढ़ी हिंदुस्तान ने चढ़ ली है और देश के प्रधानमंत्री की ओर से जो ये जिक्र किया गया है, उस दिशा में बहुत जल्द स्थितियां बनने वाली हैं? सुमित जी, ये कहना भी जल्दबाजी होगी। अभी ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने इस दिशा में अपना पहला कदम रख दिया है, और जो चंद्रयान 3 है, इससे हमने मिशन भेजे हैं। अभी रोबोटिक मिशन धीरे धीरे और एडवांस होते जाएंगे, फिर उसके बाद में जो हमारे मैन मिशन हैं वो जाएंगे। उसके बाद हम टूर को प्लान कर सकते हैं कि हाँ, जो अंतरिक्ष ट्रेवल होते हैं, स्पेस ट्रेवल्स होते हैं फॉर जी, तो वो आप बता सकते हैं कि वो मतलब स्पेस ट्रेवल भी उसके बाद पॉसिबल है, बट दिस इज अ फर्स्ट स्टेप इन टुवर्ड्स दैट। ठीक, सुमित जी, पहला स्टेप हमारा जरूर है, लेकिन जिसका इंतजार कई सालों से किया जा रहा था वो पूरा होता हुआ नजर भी आया है, और एक उम्मीद जो है वो बढ़ भी गई है। साउथ पोल में उतरना बड़ा मुश्किल, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान बार बार कोशिश करता रहा और वो चीजें संभव हो पाई। ये सवाल हालांकि मैंने पहले दीपक जी से ही पूछा, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या नासा का अगर जिक्र करें या फिर तमाम और देशों का अगर जिक्र करें जो सुपर पावर के तौर पर जानी जाती हैं, वो साउथ पोल में नहीं उतर पाए, इसरो उतरा? देखिए, ऐसा कंपैरिजन अच्छी बात है, इसलिए कहते हैं नासा ने 15 बार मून पे लैंडिंग करी है, रशिया ने 8 बार करी है। ये बात अलग है कि साउथ पोल पे किसी ने नहीं करा, लेकिन इस समय पहले क्या होता था कि पहले अलग अलग कंट्रीज अपने अभियान चलाती थी। अब एक कोलैबोरेटिव अभियान चलता है। कोई भी कंट्री मतलब अगर कोई अभियान भेज रही है, चंद्रयान जैसे हमारा गया, तो इसमें इसरो के साथ साथ में नासा के भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, इसमें ईएसए के भी इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो ये अच्छी बात है कि हमारे जो स्पेस मिशन हैं वो सस्ते हैं, और इसमें
हम लोग दूसरे भी देशों की जो स्पेस एजेंसीज हैं उनके भी इंस्ट्रूमेंट्स लेके जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा जो एक्चुअली जो डाटा आ रहा है वो कोलैबोरेटिव है, उसमें हर देश की जो स्पेस एजेंसी है उस डाटा को यूज क्योंकि रिसर्च करेगी और से उसको न केवल भारत को फायदा होगा, उस रिसर्च से जो है विश्व तक ये पूरे जानकारी विश्व को फायदा होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। सुमित जी लौट रहा हूँ, दीपक जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, क्योंकि जो जिक्र हो रहा है अंतरिक्ष में एक अलग तरीके की जो धमक है हिंदुस्तान की साफ तौर पर समझी जा सकती है, और अंतरिक्ष में किसी का भी अधिकार नहीं है, ये भी स्पष्ट है। तो क्या ये माने कि शुरुआत में ये स्थिति थी कि हम साइकिल से रॉकेट वाली एक फोटो जो हम अभी रिपोर्ट में दिखा रहे थे, और लेकिन वहां से अब चांद तक का सफर जो है हिंदुस्तान ने तय कर लिया है, और ऐसी जगह पर तय किया जहां पर कोई नहीं पहुंच पाया। तो अब ये माने कि अंतरिक्ष में जो धमक है इन 3 देशों के साथ साथ भारत की भी जो है और ज्यादा गति के साथ आगे बढ़ेगी? नहीं, इसमें तो देखिए हेमंत जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि विक्रम साराभाई का जो कल्पना थी थुम्बा गांव से, जो मैंने देखा हुआ है वो जगह केरल में गांव जो समुद्र किनारे है, और वहीं पर साइकिल से रॉकेट लेकर एक्सपेरिमेंट होते थे। और वहां पर एक क्रिश्चियन ने, वो पादरी ने उसको अपना जो चर्च है वो चर्च ही दे दिया था। आज वो आजकल उस चर्च में म्यूजियम बना हुआ है, वहीं पे थुम्बा में एक्सपेरिमेंट होते हैं, और वहीं से ट्रेन के माध्यम से श्रीहरिकोटा तक आते हैं। तो ये जो धमक वाली बात है ये एक दिन में तैयार नहीं हुई है। शुरू में तो मजाक उड़ाया जाता था हमारा, और आपको याद हो कि क्रायोजेनिक इंजन इन लोगों ने देने से मना कर दिया था कि हम नहीं देते इन्होंने, तो उसके बावजूद भी हमने क्रायोजेनिक इंजन बनाया। इस क्रायोजेनिक इंजन बनने की ताकत ही थी कि हमारी धमक वहां तक पहुंच सकी, और अदरवाइज तो ये देना ही नहीं चाहते थे। अब अगली बार हम उससे भी ताकतवर इंजन बना रहे हैं जो गगनयान को लेके जाने वाला है, उससे भी बाहुबली होगा। तो इस प्रकार से वो मानव को लेके जाने वाला, हालांकि पहली बार रोबोट लेके जाएंगे। तो ये जो ये तीनों देश है, ये कोई किसी को मतलब अच्छा नहीं, किसी को भी एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, ह्यूमन नेचर है कि कोई भी आदमी जबरदस्ती किसी को अपने साथ नहीं बैठाना चाहता। जब वो उससे ज्यादा ताकतवर हो जाता तब वो सोचता है कि ये अब हमारे साथ बैठने लायक हो गया। और यही कारण है कि अब चाइना, रूस और अमेरिका, ये तीनों के साथ में भारत है, तो अब इनको मदद की जरूरत है। रूस का लूना 25 हुआ, उन्होंने मदद मांग रहे कि भैया हमारा भी ढूंढ लेना, जब आपका जाए तो जरा पता कर लेना हमारा कहाँ पर है, कैसा है, ठीक ठाक है या बिल्कुल ही टूट गया है, या जिंदा बचा है, थोड़ा बहुत है, सांस में नहीं है। तो ये सब मांग रहे हैं। उधर नासा कह रहा है कि हमारा पेलोड ले जाना, तो ये नासा ने भी कहा है, और ये अनुमति हो चुका है चंद्रयान-4 के लिए। ये शायद चर्चा में अभी कम आया है जानकारी, लेकिन ये अनुबंध हो चुका, क्लियर हो गया। बिल्कुल एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, बाकी जो बात अभी कह रहे हैं आप। ओके, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अमरपाल जी भी हमारे साथ हैं, वैज्ञानिक हैं। अमरपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। कई हम चर्चा कल करते रहे और उम्मीद इसी बात को लेकर, वो उम्मीद जो है वो पूरी होती नजर आई है। चंद्रयान जो 3 है उसमें सफल लैंडिंग चंद्रयान 3 ने की है चांद पर। उसके साथ साथ अब उम्मीदों और ज्यादा उम्मीद जो है वो बढ़ गई हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, प्रज्ञान रोवर का हम जिक्र कर रहे थे, एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी जो है वो की जाएगी वहां पर, कई और चीजें जो है, कई और रहस्य जो है उससे पर्दा भी उठेगा। थोड़ा सा अगर आप एलोबरेट कर पाए उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक देन है, जैसा कि अब जो है हमने जो एक इतिहास तो लिख ही दिया है, पूरी दुनिया इसको जान ही चुकी है। और पूरी दुनिया के काम आने वाला है ये डाटा, लेकिन अब जो मेन काम होगा वो अब बाकी है। जो 14 दिन है, बिल्कुल केवल और केवल इन 14 दिनों का ही खेल था। ज्यादातर जो है वो वहां पर साउथ पोल पर उतारने का, जो लैंडर उतारने का और विक्रम रोवर चलाने का। तो ये अब जो उपकरण है इसके साथ में जो लेके गए हैं, वो अब आने वाले समय में तमाम विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां देंगे। उनसे यूं कह सकते हैं कि भविष्य के द्वार खुल जाएंगे स्पेस सेक्टर के लिए, चाहे वो कोई भी उपकरण हो, जैसे चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट वाला हुआ, चेस्ट हुआ। अब वो ये बताएगा कि वहां के टेम्परेचर कैसे हैं, वहां टेम्परेचर में वेरिएशन कितना आता है, कितना जो है टेम्परेचर यूं जैसे -180 से -200 डिग्री सेल्सियस नीचे कैसे चला जाता है, और दिन में इतना ज्यादा कैसे हो जाता है। चाहे वो दूसरे उपकरण की बात करें हम, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, कि जैसे यहाँ धरती पर चंद्रकंप वगैरह होते हैं, तो वो पृथ्वी पर जो है आपके अर्थक्वेक्स होते हैं, चंद्रकंप जो है वहां पर होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, उनकी क्रस्ट क्या है, ऊपरी पपड़ी में क्या होता है, मेंटल की संरचना के आंकड़े जो है वो बताएगा क्या है। चाहे वो लेजर रिफ्रैक्टर और रेट्रोमीटर वगैरह हो, चंद्रमा की जो उसकी गति है, मूवमेंट में कितना परिवर्तन आता है, ये सब बताएगा। या फिर हम बात करें रेडियो एनाटॉमिक आयनो मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव जो आयनोस्फीयर उपकरण है एक हमारा, जिसे रंबा नाम दिया गया है, वो
प्लाज्मा वगैरह और आयंस वगैरह की मात्रा बताएगा उसमें, कि जो बहुत समय से पिछले 4.5 साल पहले से वहां पर जो लाइट पड़ती रही है उनके कारण उसके जो घनत्व है, मतलब उनमें बहुत ज्यादा जो है, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत समय पहले से क्या क्या बदलाव आया है चंद्रमा पर। जब से चंद्रमा बना है तब से उसमें क्या बदलाव आया है, ये वहां पर धूल जो जमी हुई है उसमें अजीब प्रकार की स्मेल आती है, जैसे कि जली हुई बारूद जैसी स्मेल आती है, तो वो कहाँ से ऐसे उत्पन्न हो गई। या फिर रोवर प्रज्ञान पर जो मॉडल जो भेजे हैं चांद की सतह पर, वो रोवर प्रज्ञान जो है वो क्या करेगा कि जैसे उसमें एक भेजा है जैसे कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसे लिव्स नाम दिया गया है जी। वो ये बताएगा कि वहां पर जो मौसम है, तापमान है, उसमें उसके केमिकल कंपोजिशन क्या है, कैसे परिवर्तन आते हैं, और इसे डीप स्पेस वगैरह के जो मिशन होंगे उनमें भी इनका आगे आने वाले समय में इसमें एक सवाल जो बार बार आता है अमरपाल जी, क्या वो डिस्टेंस रहेगा? प्रज्ञान रोवर जो है वो कहां तक जाएगा, कहां तक वो सर्च करेगा, कहां तक एक्सपेरिमेंट करेगा? क्या इसके बारे में कोई आकलन इसरो ने पहले से किया हुआ है? एक्चुअल में है क्या, ये लगभग जो है वो माना जा रहा है कि 500 मीटर जो है वो इधर उधर ही जो लैंडर खड़ा है, वो लैंडर अपना रिसर्च करेगा, और जो है उसकी जद में जहां तक उसका जो है एक कम्युनिकेशन सिस्टम स्टैब्लिश हो सकता है, जैसे कि 500 मीटर का दायरा लगभग जो है सुनने में आ रहा है, तो वहीं तक उसके इधर उधर चारों तरफ वो घूमेगा, और उसके बाद में वो जो जानकारी होगी वो सब अपने जो लैंडर है उसके साथ साझा करेगा, वो ऑर्बिटर के थ्रू हमें यहाँ पर भेजेगा। तो अभी वहां पर बहुत सारी सतह जो है, अभी जैसे कि जो एरिया चुना गया है वो 4 बाई 2.5 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, तो वो तो बहुत बड़ा एरिया है, तो काफी बीच में अभी तो जो है वो निकला है, धूल फूल बैठ गई है वहां की, और अब जो क्या हो रहा है इस समय रोवर भी जो घूमना शुरू कर दिया है, बिल्कुल लैंडर वहां खड़ा है, वो डाटा जुटाने में लगा हुआ है, क्योंकि उसके पास दिन 14 है अगर हम अब देखें धरती के हिसाब से अगर इसको काउंट करें, हालांकि वहां के लिए तो केवल वो एक ही दिन है जिसका जिक्र लगातार हो रहा है। कीर्ति जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और ये समझने की कोशिश की, अब मून तक पहुंच गए, यानी कि मून तक पहुंचने के साथ साथ उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर कोई नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसके साथ साथ कई और रास्ते क्या यहां से खुल जाते हैं? ऐसी स्थिति है, चाहे हम, क्योंकि खुद देश के प्रधानमंत्री ने जिक्र कर दिया, सूर्य का जिक्र किया, शुक्र का जिक्र कर दिया, तो क्या कई रास्ते जो हैं अब मून से होते हुए निकलेंगे? जी बिल्कुल, अब हम चांद पर पहुंच चुके हैं और बहुत बड़ा मुकाम हमने हासिल किया है, तो आगे हमारे जो मिशन है, अभी इसरो के नए मिशन और प्लान हो रहे हैं जो कि मून पे, जो कि चांद पे जाएंगे। अभी आने वाले 2025 या 2026 तक मून कंफर्म डेट नहीं बता सकती आपको, लेकिन टेंटेटिव है कि जापान के साथ मिलके मून पे जाने का एक और मिशन चंद्रयान 4 भी आ सकता है, जो कि जापान के साथ मिलके इसरो कुछ काम करेंगे। उसके बाद वहां पे और क्या नई चीजें हो सकती, इसके अलावा जो डाटा हमें इससे मिलेगा, रोवर भेजेगा जो हमें, प्रज्ञान रोवर जो भेजेगा, उसके हिसाब से क्या इवैल्यूएशन, क्या आकलन होगा, इन सारी चीजों पर भी इसरो काम करेगा। और आगे और भी मिशन है, जैसे कि अभी नया और मिशन आने वाला है आदित्य L1 जो कि सूर्य पे जाने वाला है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए और हमें आगे ही बढ़ाएगा, ताकि हम और भी चीजें को, स्पेस में क्या क्या चीजें मौजूद हैं उसके बारे में रिसर्च कर सके और अपने होने का अस्तित्व जान सके कि हम कहां से आए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, सुमित जी बहुत शुक्रिया, कीर्ति जी आपका, संजन जी आपका, दीपक जी आपका, अमरपाल जी आपका, और एक बार फिर से ढेर सारी बधाई हिंदुस्तान के लिए भी, और आप सभी की मेहनत जो है वो रंग लाई है, यही वजह है कि हम चांद तक पहुंच पाए हैं। लेकिन सबके बीच में उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं, उम्मीदें बढ़नी स्वाभाविक है भी इस बात को लेकर, क्योंकि जिक्र खुद देश के प्रधानमंत्री की ओर से इस तरीके से कर दिया कि चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा अब टूर के हैं, तो ऐसे में अब ये समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में चांद पर कई और रिसर्च निकलकर जो सामने आएंगी उससे कई चीजें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। इसके साथ खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।